नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आज का हमारा छठा सेशन है, यानी 6 पार्ट है ये। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल आरआर स्टडी जोन में जाइए और प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस दिए गए हैं धनुष, द ताशकंद फाइल्स, मरक्कार, लायन ऑफ द अरेबियन सी या फिर जल्लीकट्टू। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मरक्कार, लायन ऑफ द अरेबियन सी। यानी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मरक्कार, लायन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया है। और जल्लीकट्टू की अगर बात करें तो जल्लीकट्टू को 2020 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसको चुना गया है। अब देखिए यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत पूछा है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं चित्रकूट, बांदा, वाराणसी या फिर सहारनपुर। तो आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले को चुना गया है। और अगर बांदे की बात करें तो बांदा में सजर पत्थर शिल्प के लिए चुना गया है। वाराणसी तो वाराणसी बनारसी रेशम साड़ियों के लिए चुना गया है। और सहारनपुर तो सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी फर्नीचर के लिए चुना गया है। ये इसको एक जिले एक उत्पाद के लिए बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना ने की आत्मकथा एक लिखी गई है, इसको किस नाम से प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन है द लास्ट ओवर, 22 यार्ड्स, थर्ड एम्पायर या फिर बिलीव। तो 2021 में जो क्रिकेटर सुरेश रैना है, इनकी आत्मकथा को बिलीव के नाम से प्रकाशित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर्स के लिए आवंटित किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1800 180 1551, 1800 180 1503, 1800 180 1235 या फिर 1800 180 1253। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1800 180 1551। ये जो टोल फ्री नंबर है ये किसान कॉल सेंटर्स के लिए आवंटित किया गया है, जबकि 1800 180 1503 ये बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर ये दिया गया है। और अगर 1800 180 1235 की बात करें तो ये जो है ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो बैंक है, इसका ये टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या लखनऊ। तो आपको बता दें कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर या भोपाल। तो केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला जो है ये नागपुर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तय करने का आधार क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं औसत उत्पादन लागत, औसत लागत के बराबर, या उत्पादन की सीमांत लागत या फिर कुल उत्पादन लागत। तो आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, इसको तय करने का आधार है कुल उत्पादन की लागत के अनुसार ये एमएसपी तय की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं देहरादून, पंतनगर,
लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस, क्योंकि राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र जो है ये नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अभी जो हाल ही में बीओ की एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं उन्नाव, सहारनपुर, गोंडा, बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो संतरे का उत्पादन जो होता है ये सर्वाधिक संतरे का उत्पादन सहारनपुर जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है। ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, फरीदर गुजरात, लुधियाना पंजाब या कोच्चि केरल। तो आपको बता दें कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क फरीदर, जो कि एक गुजरात का शहर है, यहाँ पर शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा। तो आपको बता दें कि जो अल्फा म्यूटेंट जो था ये ब्रिटेन का अल्फा म्यूटेंट था, यानी यूनाइटेड किंगडम था। तो इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए प्रश्न की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बीटा की बात करें तो बीटा साउथ अफ्रीका का ये म्यूटेंट था, और गामा ये ब्राज़ील का म्यूटेंट था, जबकि डेल्टा ये अपने भारत देश का म्यूटेंट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 1, 2 या फिर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया था, मतलब यहाँ पर कोई एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव आपका कौन सा संविधान संशोधन है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए जैसा कि दिया गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, तो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में सन 2020 के बाद अगर देखा जाए तो वर्तमान में 0 आरक्षित सीटें हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। और अगर बात करें सन 1952 से सन 2020 तक अगर बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें निर्धारित की गई थी, जो कि संविधान के 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन 2 सीटों को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर 0 सीटें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है सीतापुर, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर मऊ। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो ये कुसमौर में स्थित है, जो कि कुसमौर मऊ जिले में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं और इनका मुख्यालय दिया गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी किस जिले का मुख्यालय गलत दिया गया है। यहाँ पर अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, कानपुर देहात बिधुना, संत कबीर नगर खलीलाबाद, अमेठी गौरीगंज। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कानपुर देहात का जो मुख्यालय है ये बिधुना नहीं, इसका मुख्यालय अकबरपुर में है, यानी मती अकबरपुर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर बात करें कि अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ, तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में ही स्थित है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, जबकि अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में ही है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। इसमें राज्य दिया गया है और इसके संस्थापक दिए गए हैं, यानी कौन से राज्य के संस्थापक हैं। जैसा कि दिया गया है रुहेलखंड, तो रुहेलखंड के संस्थापक इसमें दिया गया है सआदत खां, अवध बुरहान अल मुल्क, हैदराबाद चिनक्लिंच खां या फिर बंगाल के जो मुर्शीद कुली खां हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा इस प्रश्न की दृष्टि से।
तो आपको बता दें कि रुहेलखंड जो है, ये रुहेलखंड के संस्थापक थे दाऊद खान, ठीक है। और अवध के संस्थापक थे अली मोहम्मद खान। और हैदराबाद की अगर बात करें, हैदराबाद के संस्थापक थे चिन क्लिंच खां नहीं थे, यहाँ पर हैदराबाद के संस्थापक हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न की डेट से आपको बता दें तो इस प्रश्न की डेट से ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल के जो संस्थापक हैं मुर्शीद कुली खां ही थे, जबकि इसके पहले जो 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं रुहेलखंड, अवध, हैदराबाद, इनके संस्थापक गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो रायबरेली जिले में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो सहारनपुर जो जिला है इसकी सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल यानी तीन प्रदेशों से सटा हुआ ये उत्तर प्रदेश का जिला है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये सोवियत संघ, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ली गई थी। भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया था। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया था। सन 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कों को चौड़ा भी किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP पांचवी पंचवर्षीय योजना सन 1974 से सन 1978 के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना है और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसे DP धर द्वारा तैयार और शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य अगर बताएं तो लक्ष्य विकास दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। अगला क्वेश्चन है कि बिखरे मोती के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर सोनवलकर। तो आपको बता दें कि बिखरे मोती के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। बिखरे मोती की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान महानतम भारतीय कवियों में से एक थी। उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में एक झांसी की रानी है, जिसमें झांसी की साहसी रानी को दर्शाया गया है। उसने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में जन्म लिया था, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में जन्म इनका हुआ था। इन्होंने शुरुआत में इलाहाबाद के क्रोस्टाइट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की थी और 1919 में मध्य स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसी वर्ष खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनकी शादी हो गई थी और वे जुब्बलपुर, जो कि अब जबलपुर है, यहाँ CP चले गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य प्रसिद्ध लेखनियाँ इनकी हैं बिखरे मोती, कदम का पेड़ और झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारतीय और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? ऑप्शंस दिए गए हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारतीय और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। देखते हैं इसके बारे में। एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारतीय और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 20 से 24 जनवरी 2021 तक एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देशों में राफेल विमानों का क्षेत्र रक्षण शामिल है।
फ्रांस और भारत के बीच कुछ अन्य रक्षा अभ्यास हैं, जिसमें से वरुण ये नौसेना अभ्यास है, गरुड़ की अगर बात करें तो गरुड़ वायु अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, और शक्ति सेना अभ्यास है। यानी यहाँ पर जल, थल और वायु तीनों अभ्यासों को दिया गया है। अगला है फ्रांस की अगर राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन क्या है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं कि यह एक ऐसी योजना है जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है, या फिर यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का एक अभियान है जिसमें पूरे राज्य में 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। ऑप्शन 3 है कि यह तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरिशस में भारतीय वायुसेना का एक मिशन है, या फिर यह एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन ग्रीन जो है ये एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन केंद्रीय बजट 2021 ग्रीन स्कीम को कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 22 खराब उत्पादों तक बढ़ाया जाएगा। यह एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। इसकी दृष्टि से कथन फोर्थ वाला सही होगा। इसका उद्देश्य है कि किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के पेशेवरों प्रबंधन को बढ़ावा देना है, या किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू यानी टीओपी सब्जियां इनके संगठित विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है। राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पाद संगठन यानी एफपीओ, सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रोसेसर आदि इसके तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य है कि टॉप उत्पादन समूहों और उनके एफपीओ को मजबूत करने और बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टॉप किसानों के मूल्य वसूली को बढ़ावा देना है। शीर्ष समूहों में उचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना है। फार्म गेट के आधारभूत संरचना के निर्माण, उपयुक्त कृषि लॉजिस्टिक्स के विकास, उपभोग केंद्रों को जोड़ने वाली उचित भंडारण क्षमता का निर्माण करके फसल के बाद के नुकसान में कमी लाना है, या फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि और उत्पादन समूहों के साथ फार्म लिंकेज के साथ शीर्ष मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन करना है। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी क्या है। ऑप्शंस दिए गए हेलसिंकी, बुडापेस्ट, लिस्बन या फिर ब्रुसेल्स। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यानी ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा यहाँ हंगरी ही है। हंगरी देश की मुद्रा है फोरिंट। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवशेषण या फिर व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग व्यतिकरण के द्वारा होते हैं, यानी व्यतिकरण के कारण होते हैं। व्यतिकरण क्या है देखते हैं इसके बारे में। व्यतिकरण जैसे ही साबुन के बुलबुले पर प्रकाश पड़ता है, यह प्रकाश के हिस्से को दर्शाता है। कोई भी प्रकाश बुलबुले में जाता है और बुलबुले की सतह से दूसरी तरफ से प्रतिबिंबित होता है। प्रकाश के किसी भी बीम को अपवर्तित किया जाता है। जब हम एक बुलबुले को देखते हैं तो हम प्रकाश के इन सभी बीमों को देखते हैं। चूंकि बुलबुले की फिल्म बहुत छोटी होती है, परावर्तित किरणें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा होकर सिंक से बाहर निकलती हैं। चूंकि प्रकाश एक लहर के रूप में घूम रहा है, इसलिए यह सिंक से बाहर होने से कुछ तरंगों को एक दूसरे को रद्द करने या बढ़ाने की अनुमति मिलती है। सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से मेल खाता है। 7 रंग यहाँ पर होंगे विबग्योर, ठीक है।
जब प्रकाश की तरंगें बाहर निकलती हैं या मजबूत होती हैं तो कुछ तरंग दैर्ध्य को बढ़ावा मिलता है और कुछ लुप्त भी हो जाती हैं। यह पानी एक तेल फिल्म बुलबुले के रंग को जन्म देता है। बुलबुले या फिल्म की एक समान मोटाई के कारण फिल्म का प्रत्येक क्षेत्र एक अलग रंग बनाता है, जिसमें भौतिकी में इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ प्रकाशित किया है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक या फिर WHO। तो देखते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक ने विश्व विकास विवरण 2021 यानी बेहतर जीवन के लिए डाटा प्रकाशित किया है। विश्व विकास रिपोर्ट इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे डाटा कमजोर लोगों को उनके जीवन और अग्रिम विकास लक्ष्यों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न रहे। यह कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलते डाटा परिदृश्य को विशाल क्षमता पर जोर देता है, जबकि पीछे के दरवाजों को खोलने की अपनी क्षमता को भी पहचानता है, जो व्यक्तियों, उद्योगों और समुदायों को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करके एक व्यापक नीति सुधार और तकनीकी सहायता कार्यक्रम को परिभाषित करके और उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए लाभान्वित कर सकती है जहां वैश्विक पहल सीमा पार बुलाने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित 13वें एरो इंडिया शो का विषय क्या था? ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, विचार स्वदेशी सहयोग, 1 अरब अवसरों के लिए रनवे या फिर शांति के साथ अग्रणी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित 13वें एरो इंडिया शो का विषय था विचार स्वदेशी सहयोग। देखते हैं इसके बारे में। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में आयोजित 13वें एरो इंडिया शो का विषय गर्भधारण स्वदेशी सहयोग था। 13वां एरो इंडिया शो बेंगलुरु के येलंका एयरफोर्स बेस में हुआ था। यह कार्यक्रम DRDO, वायुसेना और अंतरिक्ष और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। यह एशिया की सबसे बड़ी रक्षा और एरोस्पेस प्रदर्शनी थी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख की अगर बात करें तो इसके प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निहाल सिंह को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। वो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, गोरखपुर या झांसी। तो निहाल सिंह की अगर बात करें तो निहाल सिंह ये आगरा यानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से संबंधित हैं, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। तो देखते हैं कैसे इनको जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था, किस लिए सम्मानित किया गया। निहाल सिंह, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर बस से लोगों को बचाया था, उन्हें जीवन रक्षक पद प्राप्त होगा। वह उत्तर प्रदेश के आगरा के पास चौगान गांव के निवासी हैं। घटना के बारे में अगर बात करें तो 8 जुलाई 2019 को यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना हुई थी। लखनऊ अवध डिपो की जनरत बस एतमादपुर क्षेत्र में गांव की रेलिंग तोड़ते हुए एक नाले में जा गिरी थी। चीख पुकार सुनकर निहाल सिंह मौके पर पहुंचे। निहाल सिंह बस का शीशा तोड़कर अंदर घुसे और गेट खोलने के बाद उन्होंने एक एक करके 17 यात्रियों को निकाला था, यानी 17 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। ये आप देख सकते हैं, इनका फोटो है निहाल सिंह। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि जीवन रक्षक पद के बारे में, यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने लोगों के जीवन को बचाने का साहसपूर्ण कार्य किया हो। यह पुरस्कार 30 सितंबर 1961 को स्थापित किया गया था। इसमें 3 श्रेणियां हैं, जिसमें से पहली है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पुरस्कार। इसके लिए नगद 2 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के साथ। और अगला है उत्तम जीवन रक्षक पुरस्कार। इसमें पुरस्कार के साथ
1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और जीवन रक्षक पुरस्कार के साथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काल चक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म। काल चक्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कालचक्र समारोह बौद्ध धर्म से जुड़ा है। कालचक्र संस्कृत में रचित इस परंपरा के मूलभूत बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ का नाम है। बाद में इसका तिब्बती में अनुवाद किया गया था। कालचक्र परंपरा के मूल संस्कृत ग्रंथ 11वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के दौरान उत्पन्न हुए थे। इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में कालचक्र तंत्र शामिल है। इस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी को विमल प्रभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के साथ G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस या फिर इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रिटेन होगा, यानी ब्रिटेन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के G7 समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है। ब्रिटेन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के G7 समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों में प्रगति पर एक G7 रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है। बैठक के दौरान कार्यसूची में कोरोना वायरस के टीकों की समान पहुंच सबसे ऊपर थी। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है यहाँ के बोरिस जॉनसन और इसका राष्ट्रीय खेल यहाँ का है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, शांतिर ओग्रोसेना नामक 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन अप्रैल 2021 में किस देश में हुआ है? ये है ऑप्शन हमारे पास भूटान, श्रीलंका, लाओस या फिर बांग्लादेश। तो आपको बता दें शांतिर ओग्रोसेना ये बांग्लादेश से संबंधित है, यानी बांग्लादेश की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये यहाँ की है। शांतिर ओग्रोसेना नाम के 10 दिनों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन बांग्लादेश में 12 अप्रैल 2021 को हुआ था। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के पर्यवेक्षकों के साथ अभ्यास में भाग लिया था। अभ्यास का उद्देश्य है कि रक्षा संबंधों को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है, जो जून 2021 में ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है? ऑप्शन है हमारे पास घाना, नाइजीरिया, बेनिन या फिर केन्या। तो आपको बता दें कू ऐप जो है ये भारत का निर्मित ट्विटर के जैसा ही एप्लीकेशन है यहाँ का, और जिसको नाइजीरिया ने आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है और जून 2021 में ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध भी कर दिया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइजीरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है और 5 जून 2021 को ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। देश ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नाइजीरिया के कारपोरेट अस्तित्व पर नकली समाचार फैलाने का आरोप भी लगाया है। अगला प्रश्न है कि भोग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे पास, पहला कथन है यह योजना मंदिरों, गुरुद्वारा और लंगर में दिए गए प्रसाद यानी भोग की गुणवत्ता की जांच करेगी। अगला है यह ईट राइट पहल का एक हिस्सा है, या फिर यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करेगी। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर उपरोक्त में से सभी सही कथन है, यानी इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा, यानी जो दिए गए कथन हैं ये सारे कथन सही हैं।
ये भोग योजना से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भोग योजना शुरू की है। भोग का पूर्ण रूप आनंदमय स्वच्छ ईश्वर को अर्पित करना है। धार्मिक स्थलों पर वितरित किए जाने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पोषण सुनिश्चित करने के लिए यूपी में FSSAI द्वारा यह नई योजना शुरू की गई है। मंदिर समितियों ऑपरेटरों को मंदिरों में प्रसाद बनाने के लिए भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस योजना के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना के तहत समय समय पर अधिकारी मौके पर जाएंगे और प्रसाद की गुणवत्ता देखेंगे। साथ ही लोगों को शुद्ध प्रसाद वितरित करने और प्राप्त करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। यूपी सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में भोग योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मंदिरों गुरुद्वारों लंगर की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण की ओर से मंदिरों में प्रसाद बनाने वाले कारीगरों या कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रसाद बनाने का लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। मंदिरों में प्रसाद बनाने के लिए भोग का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। ये प्रसाद की गुणवत्ता शुद्धता और स्वच्छता का निर्धारण भी करेगा। FSSAI द्वारा भोग योजना शुरू करने के पीछे का मकसद है धार्मिक स्थलों पर शुद्धता को बढ़ावा देना। इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016 के अनुसार उन धार्मिक स्थानों का अनिवार्य लाइसेंस या पंजीकरण शामिल है जहां भोजन तैयार किया जाता है और परोसा भी जाता है। यह योजना ईट राइट पहल का एक हिस्सा है जिसमें धार्मिक स्थलों में प्रसाद और भोजन परोसने वाले खाद्य संचालकों और उस स्थान के आसपास मौजूदा विक्रेताओं को भी प्रशिक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन यानी ग्रामीण योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 8,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या फिर 20,000 करोड़ रुपए? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी ऑप्शन यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जल जीवन मिशन यानी ग्रामीण मिशन है। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 22 जून 2021 को जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरों में घरेलू नल कनेक्शन और अमृत शहरों में तल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सभी सुलभ जल आपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी मिशन के लिए 1,400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यहाँ के अगर केंद्रीय जल मंत्री की बात करें तो केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री हैं। एक्सप्रेस वे को आवंटित उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स को देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1,107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1,492 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये जो आरक्षण जो अभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है स्पेशल 10% का, ये कोटा लागू करने वाला उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बन गया है? यानी उत्तर प्रदेश ये जो EWS का कोटा जो लागू किया है ये कौन से नंबर पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर 10वें नंबर पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर थर्ड वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3। EWS कोटा लागू करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। अब देखिए, जब ये तीसरा राज्य है तो इससे पहले भी कोई 2 राज्य होंगे, उसके बारे में देखते हैं। जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आरक्षण यानी 10% लागू किया है। यह आरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। देश में कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले कानून को मंजूरी देने के लिए
सबसे पहले गुजरात और इसके बाद झारखंड राज्य था, यानी इसने मंजूरी दी थी। सबसे पहला राज्य EWS को लागू करने वाला गुजरात राज्य है, दूसरे नंबर पर झारखंड और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है हमारे पास रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर बहराइच। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। 15वीं भारतीय जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार 2 चरणों में सूचीबद्ध किया गया था। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। निर्णायक जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ है। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों के एक व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। हाउसिंग लिस्टिंग चरण 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुआ और इसमें सभी इमारतों के बारे में जानकारी का संग्रह भी शामिल था। 2011 की जनगणना के उद्देश्य से 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, इसको साक्षर माना जाता है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, वो साक्षर नहीं माना जाता है। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है और 2001 की जनगणना के अनुसार 16.62 करोड़ के आंकड़े से बढ़ी है। यानी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तो 16.62 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के जिलों ने अभी तक 50% साक्षरता का आंकड़ा भी नहीं पार किया है। बात करें रामपुर में तो रामपुर महिला साक्षरता दर है 44.44%, बलरामपुर महिला साक्षरता दर 38.43%, बहराइच की महिला साक्षरता दर है 39.18% और श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर है 34.78%। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। GST से, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से, आर्थिक आधार पर आरक्षण से या फिर भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो आपको बता दें कुछ जो GST है, ये GST 101वां संविधान संशोधन है, यानी 101 अमेंडमेंट, ये GST से संबंधित है। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता ये 100वें संविधान संशोधन से है। आर्थिक आधार पर आरक्षण ये यानी EWS का जो रिजर्वेशन जो दिया गया था ये 103वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये 102वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर 104वां संविधान संशोधन से आप बता दें एक बार फिर से, 104 जो संविधान संशोधन है ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो सीटें जो आरक्षित की गई थी 2 सीटें, इसको हटा दिया गया है। अब 0 सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय संविधान का 100वां संशोधन बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो हमने कराए हैं ये आपकी आगामी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।